नमस्कार। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति को किन अनुच्छेदों में हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में किन अनुच्छेदों के बारे में मुख्यतः पूछा जाता है राष्ट्रपति से। तो पहले हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे और अंतिम में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उसको लास्ट में पढ़ेंगे ताकि उसको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। अगर सबके साथ पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत होती है याद करने में। तो शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 5 में आपको पता है कि संविधान में 22 भाग हैं, अगर उसको और तोड़ा जाए तो वो 25 भाग है, लेकिन मुख्यतः 22 भाग है। 22 भाग में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच आर्टिकल के बीच राष्ट्रपति का वर्णन है और ये कार्यपालिका का वर्णन है। मुख्यतः कार्यपालिका यानी कि कैबिनेट। कार्यपालिका कहने का मतलब जिसे कार्य को करना है, कार्यपालिका है। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए। ये सब जो हैं संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है तथा वह प्रथम नागरिक है। राज्य प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक कहने का मतलब है कि वो पहला व्यक्ति है जो जैसे कोई भी आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत होगी, तो जनगणना की शुरुआत होगी तो पहला जनगणना भारत के राष्ट्रपति का ही होगा, उन्हीं से शुरुआत होगी। तो इसलिए वो भारत का प्रथम नागरिक है। यानी कि जब भी किसी भी नागरिक के तौर पे कोई भी काम अगर सरकार करेगी तो सबसे पहले राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल यानी कि इसमें लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पहले भारत सरकार करती थी, हालांकि अब समाप्त कर दिया गया, तो ये वोट नहीं करेंगे या नहीं करते थे। 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि के क्षेत्र से, ये वोट नहीं करेंगे। और जो प्रत्येक राज्य में जो एक एक मनोनीत सदस्य हुआ करते थे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते थे, इसलिए कि जैसे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, अगर वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा तो निष्पक्षता नहीं रहेगी। यानी कि लायबिलिटी जो है, जिस व्यक्ति ने मुझे चुना है मैं उसी व्यक्ति को वोट कर दूं एक अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए, तो इसलिए इनको चुनाव से बाहर रखा गया है। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तब ये लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य उसमें वोट करते हैं, यानी कि उसमें मनोनीत को भी शामिल कर लिया जाता है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। जब कोई सदन विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य भाग नहीं लेते। तो आप इस जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हम अगले वीडियो में इस प्रक्रिया को समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे कैसे होता है। तो जैसे राज्यों का विधानसभा है, तो मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा को विघटित कर दिया गया किसी कारणवश, तो आप इस कारण से चुनाव को नहीं टाल सकते या इस कारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते कि फलना राज्य में राष्ट्रपति शासन है इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराया जाए। अगर वहां पर राज्य विधानसभा नहीं काम कर रही है तो वो वोट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो पहले हम समझेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है? इसका मतलब यह है कि राज्यों को भी एक अनुपात में और केंद्र को भी एक अनुपात में राष्ट्रपति में वोट करने का अधिकार दिया गया है। ये क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये हम समझते हैं कि अनुपातिक यानी समान अनुपात में तो राज्यों के यानी कि विधायकों को भी उतना ही पावर मिला हुआ है वोट करने का जितना सांसदों को मिला हुआ है। इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय क्या होता है कि आपका वोट, जैसे आप लोकसभा में वोट करते होंगे, विधानसभा में वोट करते होंगे, तो आप किसी व्यक्ति को गए वोट किए, अब आपके पास कई उम्मीदवार आते हैं
ये कहने के लिए आप हमको वोट दीजिए। और मतदाता जो है सो सारे को वादा कर देता है कि मैं सबको वोट दूंगा, लेकिन वो ऐसा तो करता नहीं, एक व्यक्ति को वोट देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ ये होता है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं वो मतदाता सबको वोट करता है प्राथमिकता के आधार पर, कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरा पसंद ये है वगैरह, इस तरीके से बढ़ते रहता है। तो एकल संक्रमण यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को वोट किए और आपका कैंडिडेट हार भी गया तो भी आपका मत बेकार नहीं जाएगा, उस मत को आगे काउंट कर लिया जाएगा। इसको हम आगे समझेंगे, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये समझिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब हो कि आपका वोट आगे भी ट्रांसफर होगा। राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय करता है। कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब भी कोई विवाद होगा तो वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय ही सुनेगा। जैसे किसी हारने वाला जो कैंडिडेट है वो ब्लेम करेगा कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे वोट को जोड़ दिया गया है जीतने वाले उम्मीदवार में, तो इन सब चीजों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। पद की निम्न अर्हता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला राष्ट्रपति बनने के लिए है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर ले, यानी कि भारत का जो व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 साल, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। वो 150 साल का भी होगा तो भी राष्ट्रपति बन सकता है, 100 साल का होगा तो भी बन सकता है, 75 साल का है तो भी बन सकता है, लेकिन अगर वो 34 साल का है तो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लोकसभा सदस्य की अर्हता होनी चाहिए। लोकसभा की अर्हता वही है कि दिवालिया, पागल ना हो, बैंकरप्ट ना हो। बैंकरप्ट यानी कि बैंक ने इस व्यक्ति को लोन कर्ज देने से मना कर दिया हो कि इसने काफी पैसा बैंक का खा गया है, इसे उसे बैंकरप्ट कहते हैं। तो इस तरीके की अर्हताएं होती हैं। लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद क्या कहलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के मंत्री पद का लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, अभी है, और अगला चुनाव भी लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर राज्यपाल है तो भी नहीं, उपराष्ट्रपति है तो भी नहीं, और कहीं का अगर वो मंत्री है, किसी राज्य में या केंद्र में कहीं मंत्री है तो भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद कहने का मतलब है कि आप कहीं और से भी वेतन ले रहे हैं। वेतन लेने का कहने का मतलब, जैसे मान लिया जाए आप एक शिक्षक हैं या रेलवे में कर्मचारी हैं और आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक जगह से आपको वेतन मिल रहा है और दूसरे जगह फिर आप जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये नहीं, आप जब वहाँ रिजाइन करेंगे, आप जब अपना इस्तीफा देंगे, उसके बाद आप दूसरी जगह चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसलिए रखा गया, पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे, कहीं कहीं 20 भी देता है किताबों में, लेकिन 10 ही थे। तो इसलिए रखा गया ताकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो राष्ट्रपति का वो सीरियस हो। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठा, आप देखते हैं कि चुनाव में लोकसभा, विधानसभा या राज्यों का जो नगरपालिका वगैरह चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कोई प्रचार नहीं करता, यानी कि उस चुनाव को लेकर एकदम सीरियस नहीं है। तो इस तरीके से एक बड़े पद के लिए एक ऐसा रखा गया है कि वहां पर जो व्यक्ति हो वो सीरियस कैंडिडेट हो, चुनाव जीतना चाहता हो, बस खाली नाम के लिए न लड़ा हो। इसलिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं। ये प्रस्तावक का मतलब क्या है कि 50 आदमी इन्होंने प्रस्ताव रखा कि नहीं ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इनको कार्य करने की इनमें क्षमता बहुत ज्यादा है, तो ये प्रस्ताव रखेंगे। 50 व्यक्ति अनुमोदन करेंगे, यानी कि उस प्रस्ताव को वो स्वीकार करेंगे कि नहीं आपका क्या नाम सही है, ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने लायक है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो गए। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक आएंगे कहाँ से? तो वही जो इसके निर्वाचक मंडल हैं उन्हीं में से होंगे, यानी कि 50 सांसद हो सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, या 50 विधायक हो सकते हैं पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, जहाँ भी विधानसभा है वहाँ से विधायक हो सकते हैं। तो यही जो उसके निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वही प्रस्तावक भी होंगे और वही अनुमोदक भी होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपए की जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा और डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है तो उसे 15,000 रुपए आरबीआई के अकाउंट में जमा करना होगा। उसका जो स्लिप होगा 15,000 रुपए जमा करने का, उसे अपने निर्वाचन के समय उसे निर्वाचक को देना होगा, जो चुनाव करवा रहे हैं चुनाव आयोग को देना होगा। अब क्यों जमा किया जाता है? ये
जिसे आप हमेशा सुनते होंगे कि फलना कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। जमानत जब्त होने का मतलब है कि जो कुल डाला गया वोट है, कुल डाले गए वोट का 1/6 भाग अगर उस उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हो रहा है, जो जीता हो या जो हारा हो, दोनों लोगों को, तो उस व्यक्ति की ये जो 15,000 रुपए की राशि है उसे सरकार रख लेगी, उसको वापस नहीं करेगी। और अगर उम्मीदवार जो है वो चुनाव हार गया है तो भी अगर 6 से ज्यादा अगर उसे वोट प्राप्त हुआ है तो वो जो 15,000 रुपए की राशि है वो लौटा दी जाएगी उम्मीदवार को। ये अलग अलग चुनावों में अलग अलग, जैसे कोई विधानसभा का लड़ रहा हो, कोई लोकसभा का लड़ रहा हो, कोई नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो, तो सब जगह राशि अलग अलग है, लेकिन मतलब सबका सेम होता है कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। कहने का मतलब जो आपने पैसा, जो फिक्स डिपॉजिट एक पैसा जमा किया है वहां पे, वो पैसा आपको नहीं लौटाया जाएगा। अगर आप 1/6 भाग प्राप्त कर लेते हैं तभी आपको वो पैसा लौटाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जमानत जब्त का मतलब कि कुल डाले गए वोट का 1/6 भाग आपको प्राप्त करना होगा वो पैसे प्राप्त करने के लिए, आप हार रहे हो या जीत रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके स्थान पर जो न्यायाधीश होंगे, मतलब सीनियर, सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। वो नहीं होंगे तो उनके बाद जो व्यक्ति होगा वही शपथ दिलाएगा। 1977 ईस्वी के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। 1969 के चुनाव में बीबी गिरी चुनाव हार गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आप जानते होंगे कि नीलम संजीव रेड्डी अभी तक भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। निर्विरोध कहने का मतलब कि उनके अगेंस्ट में कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ, तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं हुई। चुनाव तब कराया जाता है जब चुनना हो, जब एक ही कैंडिडेट खड़ा हो तो फिर क्या चुनना, तो निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन ये 1977 में हुआ। 1969 में भी वो नीलम संजीव रेड्डी खड़े थे और वो कांग्रेस की तरफ से थे, उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें बीबी गिरी ने चुनाव हरा दिया था। बीबी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो अभी तक भारतीय इतिहास में मात्र एक बार ही ऐसा हुआ है कि निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि भारत के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति कौन बना है, तो वो थे बीबी गिरी। बीबी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी करवानी पड़ी थी। इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। 1952 के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ केटी शाह चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उम्मीदवार काफी थे, लेकिन हम सबों का नाम हम नहीं रखेंगे यार, मात्र एक व्यक्ति का नाम रखेंगे, केटी शाह। तो 1952 में जो भारत का पहला चुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार चुने गए, तो उनके विपक्षी उम्मीदवार जिनसे चुनाव उन्होंने जीता था राजेंद्र प्रसाद ने, वो थे केटी शाह। केटी शाह के बारे में आपको पता होगा कि केटी शाह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बैंक की सुविधा अनुसार भुगतान किया जाने वाला चेक होगा, तो वो केटी शाह थे। राष्ट्रपति को 5.08 लाख प्रतिमाह वेतन और 1.5 लाख का पेंशन प्रतिमाह देना होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन 5.08 लाख है और पेंशन है उनका 1.5 लाख। तो राष्ट्रपति के वेतन पे आयकर लगता है, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उस पे आयकर लगता है, लेकिन भत्ते वगैरह पर आयकर नहीं लगता है। आयकर कहने का मतलब जो आप इनकम कर रहे हैं, वेतन आपका जो है, यानी शुद्ध 5 लाख रुपए जो वेतन है उस पे आपको टैक्स लगता है, लेकिन जो वेतन भत्ता होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है। कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त रहेगा। अगर राष्ट्रपति के हाथों किसी व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है और वो पद पे रहते हैं तो भी उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में केस नहीं चलेगा जब तक वो पद पे रहेंगे। पद से हटने के बाद ही उन पर केस चल सकता है। यहाँ एक चीज हम समझ लेते हैं कि 1.5 लाख जो पेंशन मिलेगा, अगर जैसे भारत का कोई राष्ट्रपति है, अगर वो उसकी मृत्यु हो गई पद से हटने के बाद, तो उनकी जो पत्नी होगी उनको भी पेंशन मिलेगा। यानी कि जो उनको राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन उनकी पत्नी को मिलेगा, आवास वास मिलेगा, ये सारी चीजें उनकी पत्नी को भी प्राप्त होगा। राष्ट्रपति का पद धारण करने के 5 वर्ष की होगी। यानी कि जिस दिन से राष्ट्रपति ने चुनाव जीता उस दिन से उनके पद की गणना नहीं होती, जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से उनके पद की गणना शुरू होगी और 5 साल तक वो रहेंगे।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को जब रिजाइन करना होगा तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वो पत्र लिखेंगे। जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। अगर वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनकी जितनी बार इच्छा होगी वो उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में ये बात नहीं होती। अमेरिका में है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत में इस तरीके की कोई बंदिश लागू नहीं की गई है। एक व्यक्ति चाहे जितनी बार वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक व्यक्ति रहे हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पद से हटाया जाता है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, लेकिन संविधान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उल्लंघन वो किस तरीके से करेगा, संविधान का अतिक्रमण किस तरीके से करेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इस तरीके से महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया आगे हम समझेंगे कि कैसे कैसे हटाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।